बच्चों, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी गुड एंड सेफ। बच्चों, आशा करते हैं आप लोगों ने ऑनलाइन टेस्ट नंबर 4 और ऑफलाइन टेस्ट नंबर 2 को बहुत सीरियसली दिया होगा और आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म करने का प्रयास किया होगा। बच्चों, टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, आप लोगों का कॉपी जमा हो चुका है और रिजल्ट भी आप लोगों का बोर्ड पे डिस्प्ले हो चुका है। तो चलिए, पेपर में मे भी आपको कोई कन्फ्यूजन रहा हो तो उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे यहाँ उसका सलूशन होगा। बिना देर करते हुए हम लोग बच्चों कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इसमें कहा गया है अ सिंपल हार्मोनिक मोशन हैविंग एन एम्पलीट्यूड ए एंड टाइम पीरियड टी इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। बच्चों, किसी एसएचएम के इक्वेशन को दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ एसएचएम के इक्वेशन को बच्चों कैसे दिया गया है, y दिस इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ साइन, ऐसे साइन लिखा गया है और पाई बाहर है, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है t प्लस ऑफ 4, t प्लस ऑफ 4 ऐसे मीटर। देन द वैल्यू ऑफ ये इन मीटर एंड t इन सेकेंड्स आर। मेरे प्यारे बच्चों, इसको पहले हम सही रूप में लिखें तो ऐसे आ जाएगा 5 साइन, पाई को अंदर ले जाएं तो ये हो जाएगा पाई t प्लस ऑफ 4 पाई, ऐसे ऐसे हो गया। बेटा ये मेरे पास हो गया y की वैल्यू। बेटा जी, अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन y इक्वल टू ये साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 से कंपेयर करें तो यहाँ पर कंपेयर करने पर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि एम्पलीट्यूड दिस विल बी इक्वल टू 5 और मीटर में यूनिट होगा, क्योंकि इस इक्वेशन में y को मीटर में दिया गया है। ठीक है, और टाइम पीरियड पता करने के लिए हम लोग जाते हैं यहाँ पे। देखो, ओमेगा की वैल्यू अगर कंपेयर करें दिए गए इक्वेशन से तो पाई के बराबर है। ठीक है बच्चों, ओमेगा के जगह पर हो जाएगा 2 पाई बाई कैपिटल टी इक्वल टू हो गया पाई। ठीक, पाई पाई से हो जाएगा कैंसिल, यानी 2 बाई कैपिटल टी इक्वल टू हो जाएगा 1। इसका मतलब हुआ बच्चों, कैपिटल टी यानी कि टाइम पीरियड की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 2 सेकेंड। टाइम पीरियड की वैल्यू 2 सेकेंड के इक्वल हो जाएगी। और इस प्रकार से यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस हमारा होगा, एम्पलीट्यूड इक्वल टू 5 मीटर एंड टाइम पीरियड इक्वल टू 2 सेकेंड। ओके, तो करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए बच्चों जो हम लोग लेंगे वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके बच्चों, नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, एंजॉय करें। कह रहा अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड ए एंड हैज मैक्सिमम वेलोसिटी v नॉट। पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ये है और उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी बच्चों v नॉट के बराबर है, कैपिटल V नॉट के बराबर है। इट्स स्पीड एट डिस्प्लेसमेंट कैपिटल A बाई 2। कैपिटल A बाई 2 मतलब जब वो अपनी डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से एम्पलीट्यूड के हाफ पर होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 2 एंड इट्स सॉल्यूशन। बच्चों, मैक्सिमम वेलोसिटी पार्टिकल का दिया गया है। ये कोई पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन बच्चों कर रहा होगा। मैक्सिमम वेलोसिटी जब वो यहाँ से कहीं से पास हो रहा होगा सेंटर से मीन पोजीशन से, तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो रही होगी बच्चों। और मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास बाई फार्मूला इक्वल टू होता है ए ओमेगा। और इसकी वैल्यू उन्होंने दे दिया है कि सर मैक्सिमम वेलोसिटी दिस इज इक्वल टू वी नॉट। इसको वी नॉट दिया है तो वी नॉट बिकम्स इक्वल टू ए ओमेगा, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हमसे कहा गया इसकी वेलोसिटी उस समय बताइए, वेलोसिटी या स्पीड उस समय बताइए जब डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो, कैपिटल ए बाई 2। कैपिटल ए बाई 2 जब यहाँ कहीं से वो गुजर रहा होगा, x की वैल्यू ए बाई 2 जब होगा तो यहाँ से जब वो पास हो रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। मेरे प्यारे बच्चों, v की वैल्यू जो यहाँ के अंदर आएगा एट x इक्वल टू ए बाई 2, एट x इक्वल टू ए बाई 2, अगर बच्चों यहाँ पर हम देखें कि वेलोसिटी कितनी होगी तो v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे होता है बाई फार्मूला। बच्चों, इस प्रकार से v की जो वैल्यू यहाँ के अंदर आएगी ओमेगा स्क्वायर रूट के अंदर
कैपिटल ये स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर, और यक्स की वैल्यू बच्चों यहाँ पर कितना है a/2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा ये स्क्वायर बाई 4। ओके, ऐसे बच्चों थोड़ा सा और मेहनत करें हम लोग तो v की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 3/4 ये स्क्वायर, और थोड़ा और मेहनत करें तो बच्चों स्पष्ट रूप से दिख रहा है, दिस इज क्लियरली सीन हियर v इक्वल टू ओमेगा, और ये बाहर आ जाएगा बेटा, ये आ गया और स्क्वायर रूट के अंदर 3 बाई यहाँ के अंदर क्या हो गया 2, और ये ओमेगा की वैल्यू दिस इज v नॉट, तो हमारे पास बच्चों v की वैल्यू यहाँ के अंदर हो जाएगी स्क्वायर रूट के अंदर 3/2 v नॉट, यही हमारा आंसर होगा, यही बच्चों यहाँ के लिए आंसर होगा। और आंसर अगर इतना है तो चॉइस वाइज अगर मैं देखूँ तो करेक्ट चॉइस जो बच्चों हमें दिख रहा है दिस विल बी ऑप्शन ये, यहाँ के लिए बच्चों करेक्ट चॉइस जो हमारा होगा दिस विल बी ऑप्शन ये। वी है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों कह रहा है टू पेंडुलम्स बिगिन टू स्विंग साइमल्टेनियसली, दो पेंडुलम है बच्चों एक साथ स्विंग होना शुरू होते हैं। ओके, द फर्स्ट पेंडुलम मेक्स 9 फुल ऑसिलेशन व्हेन द अदर मेक्स 7, मतलब मान लो दो पेंडुलम है बच्चों, क्वेश्चन नंबर दिस इज 3 एंड इट्स सोल्यूशन। पहले पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है मान लिया t1 है, और अगले पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है मान लिया t2 है। यहाँ पर टाइम पीरियड्स दोनों पेंडुलम के बच्चों मैंने मान लिए, यहाँ t1 और t2 है। ऐसे यहाँ पे कह रहा है जो पहला पेंडुलम हमारा है, और फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंगली फ्रीक्वेंसी भी मान लीजिए, दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है f1 और f2 है, ऐसे मान लेता हूँ। तो बच्चों टाइम पीरियड इक्वल टू होता 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर l/g पेंडुलम के लिए, और फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा होगा। अगर बच्चों मैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात करूँ, फ्रीक्वेंसी होगा 1/2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर g/l, ऐसे होगा। दो पेंडुलम की बात कर रहा है, दोनों के लिए क्या कंडीशन दिया गया है, कह रहा जब पहला वाला 9 ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा होता है तो अगला वाला उसी समय में, सेंटेंस से स्पष्ट है कि उतने ही समय की बात हो रही होगी, उसी पर्टिकुलर टाइम में 7 ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पर ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इसको कहेंगे फ्रीक्वेंसी। अगर मैं दोनों पेंडुलम के फ्रीक्वेंसी की बात करूं बेटा, फ्रीक्वेंसी का रेशियो f1/f2 ले लूं तो यहाँ के अंदर होगा g वही 1/2 पाई वही, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर l2/l1, ऐसे हो गए। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम। मान लिया कि पहला पेंडुलम टी टाइम में कितना साइकिल पूरा कर रहा है, टी टाइम में बच्चों 9 साइकिल पूरा कर रहा है, 9 साइकिल्स पूरा कर रहा है, तो उसी टी टाइम में अगला पेंडुलम 7 साइकिल पूरा कर रहा होगा, 7 साइकिल वहां पर पूरा कर रहा होगा। समझिएगा इस बात को बेटा, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पहले की फ्रीक्वेंसी 9 साइकिल कितने समय में, टी टाइम में, तो यहाँ पर पहले की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हो जाएगी 9/t, और अगले के लिए जो फ्रीक्वेंसी होगी, अगला वाला 7 साइकिल कितने समय में, टी समय में, उसी समय में, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी बेटा साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम, यानी 7/t। अगले की फ्रीक्वेंसी यहाँ के अंदर आ जाएगी बेटा 7/t। दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर l2/l1। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे सच्चे बच्चों, यहाँ पर आ गया 9/7, 9/7, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर l2/l1। बच्चों इस प्रकार से अगर मैं देखूं दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं तो यहाँ 81/49 आ जाएगा, और ये हो जाएगा l2/l1। हमसे पूछा गया है कि सर रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ दी टू पेंडुलम, सीरियल से बताएंगे, यानी कि हमें l1/l2 बताना है। l1/l2 की वैल्यू अगर हम बताने के लिए जाएं बच्चों तो ये हो जाएगा 49/81। 49/81 का मतलब यहाँ के लिए जो करेक्ट आंसर हमारा होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन सी। करेक्ट चॉइस दैट वुड बी हियर, दिस विल बी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों क्या कह रहा है, फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन द काइनेटिक एनर्जी K इज गिवन बाय। यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे कोई पार्टिकल जो SHM कर रहा है
उसकी काइनेटिक एनर्जी बाई फार्मूला दिया हुआ है K इक्वल टू के नॉट कोजाइंस का स्क्वायर ओमेगा टी, ऐसे दिया गया है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, बच्चों जनरली जब कोई पार्टिकल एसएचएम करता है तो एसएचएम करते समय उसका मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। और यही इक्वल टू होता टोटल एनर्जी भी। जनरल कंडीशन में बच्चों जब कुछ भी मेंशन ना किया जाए तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि अगर एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का जनरलाइज्ड कंडीशन में बात किया जाता है तो यू मैक्स इक्वल टू के मैक्स इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता है। और यहाँ के मैक्स की वैल्यू देखिए, यही हमारे पास के मैक्स है, ठीक है बच्चों। के मैक्स का मतलब काश ओमेगा टी उस समय 1 हो जाएगा और यहाँ पर के मैक्स की वैल्यू के नॉट है। तो पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछा है, क्या होगा, क्या आंसर होगा बच्चों, के नॉट के बराबर होगा। और यही टोटल एनर्जी पूछता तो वो भी के नॉट के बराबर होता। फिलहाल यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस हमारे पास होगा बेटा वो होगा ऑप्शन ए। यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस जो हम लोग यहाँ सिलेक्ट करेंगे, दिस विल बी ऑप्शन ए। ओके, this is the solution for the question number 4. Now let's enjoy question number next one. We have question number 5. Question number 5 में बच्चों हमसे कहा गया है a uniform vertical field E is established between the parallel plates. In this field, a small conducting sphere of mass capital M is suspended from string of length small l. Okay, डायग्राम यहाँ पर देखिए बच्चों बोर्ड पे कह रहा इफ द स्फीयर इज गिवन ए चार्ज प्लस क्यू स्टेट कूलम, यहाँ पर बच्चों प्लस क्यू, यहाँ स्टेट कूलम या कूलम उसके यूनिट से मतलब नहीं है यहाँ पर फिलहाल। एंड इफ लोअर प्लेट इज चार्ज पॉजिटिवली द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज। बच्चों यहाँ पर सब मिला जुला के डायग्राम भी बना के दिया गया है, वहाँ से स्पष्ट क्या हो रहा है देखते हैं क्या क्लियर हो रहा है। बेटा कोई पेंडुलम है, ऐसे एक प्लेट लगाया गया है, एक प्लेट यहाँ कहीं लगाया गया है, यहाँ ये वाले प्लेट पर निगेटिव चार्ज दिखाया गया है और ये वाले प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज दिखाया गया है। तो बच्चों यहाँ पर एक पेंडुलम कहीं से लटक रहा है किसी पर्टिकुलर जगह से, इसके बीच में एक पेंडुलम लटक रहा है, ये यहाँ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हो गया और यहाँ पर पेंडुलम ऐसे हैंग कर रहा है। बच्चों जब इस फील्ड की बात हम यहाँ देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे ऐसे। अभी मान लो इसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, ये जो मेटल का बॉब है बच्चों, मान लो कोई चार्ज ना होता तो ऐसे केस में यहाँ पर जब चार्ज की वैल्यू इसके ऊपर 0 होती तो नॉर्मली उस पर्टिकुलर सिचुएशन में नॉर्मली हम कहेंगे बेटा यहाँ पर, या जनरली कह सकते हो, नॉर्मली का मतलब आप गलत ना समझ जाओ, नॉर्मली का मतलब परपेंडिकुलर आप समझ सकते हैं। बच्चों जनरली यहाँ पर क्या होता है, जब कोई भी यहाँ फील्ड ना हो या कह लीजिए इसके ऊपर चार्ज ना हो तो इसके अंदर जो टेंशन फोर्स आएगा वही यहाँ पर mg के बराबर होगा। t की वैल्यू mg के बराबर हम लिखते हैं और यहाँ पर जो भी आता है m इंटू समथिंग, इसी को g इफेक्टिव कहते हैं। लेकिन जब यहाँ पर बच्चों एक प्लेट आ गया जो कि पॉजिटिव चार्ज रखा है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज रखा हुआ प्लेट है, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब ये वाला मेटल का बॉब आया उसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज होने की बात कही गई है, तो इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक और फोर्स लगेगा Fe। तो बच्चों बैलेंसिंग के सिचुएशन में क्या होगा, Fe प्लस ऑफ टेंशन फोर्स, नया वाला टेंशन फोर्स मान लीजिए इस बार हमारे पास हो गया T डैश, मान लीजिए बदल गया ये T डैश हो गया, इक्वल टू यहाँ के अंदर हो जाएगा mg, यही ना। और इस प्रकार से बच्चों हमारे पास T डैश की वैल्यू जो हो जाएगी वो होगी mg माइनस Fe। मेरे प्यारे बच्चों T डैश नया वाला टेंशन फोर्स जो यहाँ के अंदर आ जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ कैपिटल M है, माफ करिएगा कैपिटल M आप लिख लो, यहाँ कैपिटल M है। यहाँ पर बच्चों ये हमारे पास हो गया कैपिटल M इंटू जी माइनस ऑफ Fe। और Fe की वैल्यू आपको पता है, चार्ज अगर Q है और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो इसकी वैल्यू बच्चों Q इंटू E के बराबर हो जाएगा। ये जो नया टेंशन फोर्स है इसको हम लिखेंगे M इंटू, यहाँ पर बच्चों जैसे टेंशन फोर्स इक्वल टू M इंटू जी लिखे थे, यहाँ पर टेंशन फोर्स की नई वैल्यू को हम लिखेंगे M इंटू जी इफेक्टिव या G डैश लिख लीजिए।
दिस विल बी इक्वल टू कैपिटल एम जी माइनस ऑफ क्यू इंटू ई। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, बहादुर बच्चों, यहां पर जी डैश की वैल्यू जो हमारे सामने आएगी वो हो जाएगा बेटा एम जी डिवाइडेड बाई एम, यानी कि जी माइनस क्यू ई डिवाइडेड बाई कैपिटल एम, क्यू ई बाई कैपिटल एम, यानी कि बच्चों इस बार जो हमारा इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन रहा वो इतने के बराबर हो गए। अब अगर हम इस कंडीशन में टाइम पीरियड को निकालने का प्रयास करें तो टाइम पीरियड इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर एल डिवाइडेड बाई जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव की वैल्यू बच्चों यहां पर क्या है जी डैश, और जी डैश की वैल्यू यहां के अंदर क्या है जी माइनस क्यू ई डिवाइडेड बाई कैपिटल एम। ऐसे हो गए, बोलो बच्चों। इस तरह से यहां पर टाइम पीरियड के लिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर एल डिवाइडेड बाई जी माइनस क्यू ई बाई एम। इतना बच्चों टेंशन फोर्स की वैल्यू हमारे सामने आ जाएगा लाइक दिस। ओके, तो अगर यहाँ के लिए मैं करेक्ट चॉइस खोजने जाऊँ कि करेक्ट चॉइस क्या होगा, 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर एल डिवाइडेड बाई जी माइनस क्यू ई बाई एम, ऑप्शन सी यहाँ के अंदर मैच कर रहा है। तो बच्चों जो करेक्ट चॉइस हमारा हो जाएगा दिस विल बी ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की बात हो रही है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 एंड इट्स सॉल्यूशन। देखिए, ग्रेटेस्ट एक्सीलरेशन, कोई पार्टिकल बच्चों सिंपल हार्मोनिक मोशन करे, ग्रेटेस्ट एक्सीलरेशन का मतलब बच्चों मैक्सिमम एक्सीलरेशन से हुआ, और मैक्सिमम एक्सीलरेशन बच्चों यहाँ पर जाके कहीं पीक पे होता है, निगेटिव और पॉजिटिव पीक पे होता है। तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन ये मैक्स की वैल्यू बाई फार्मूला होता है बच्चों ओमेगा स्क्वायर, ये निगेटिव में होता है, हालांकि हमें केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये मेरे प्यारे बच्चों मैक्सिमम एक्सीलरेशन को उन्होंने दिया है 5 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 पाई स्क्वायर इक्वल टू हो गया ओमेगा स्क्वायर इंटू ये। ऐसे हो गया बच्चों। अच्छा, इसको यहाँ पर हम सीधे सीधे ऐसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, और दूसरा हमसे कहा गया है, फिर से लिख रहा है, एंड व्हेन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज 4 सेंटीमीटर, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 3 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। बच्चों वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर टाइम पे या पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जो होता है, यहाँ पर बच्चों उसकी वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर वेलोसिटी को उन्होंने दिया है 3 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड ओमेगा, मुझे नहीं पता है क्या है, ये स्क्वायर नहीं पता है क्या है, और माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर कितने दूरी पर होता है 4 सेंटीमीटर पर। ध्यान रहे ये भी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया था, ये भी सेंटीमीटर में, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, एक्स की वैल्यू 4 दिया है, 4 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 16 हो जाएगा। यहाँ पर ये रहा बच्चों इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 के लिए थोड़ा और इसमें मॉडिफिकेशन कर देते हैं, दोनों साइड को बच्चों हम एक काम करते हैं स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 टाइम्स ऑफ पाई स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेटा ये स्क्वायर माइनस ऑफ 16। ऐसे आ गया, ये रहा इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 2, या इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। चलो इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 1 कर लें। सब मिला जुला के हमें क्या निकालना है, 2 चीजें बच्चों यहाँ निकालने के लिए बोला गया है, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। यहाँ पर एम्पलीट्यूड ये और टाइम पीरियड तो ओमेगा के अंदर है। देखते हैं 2/1 करेंगे तो 9 पाई स्क्वायर अपॉन 5 पाई स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 9/5। दिस विल बी इक्वल टू दिस बाई दिस, ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ये स्क्वायर माइनस ऑफ 16 डिवाइडेड बाई ये। ऐसे हो गए, ऐसे हो गए बच्चों। इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 टाइम्स ऑफ ये इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ ये का स्क्वायर माइनस ऑफ ये टी। यहाँ पर ये मेरे पास आ गया, यहाँ पर इक्वेशन। थोड़ा और मेहनत हम लोग करेंगे, थोड़ा और मेहनत हम लोग करेंगे, देखेंगे यहाँ के अंदर क्या होगा।
मेरे प्यारे बच्चों यहाँ के अंदर आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ 9a एंड माइनस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ 9a एंड माइनस ऑफ 80 दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पर बच्चों ये 0 के बराबर आ गया। अब यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना बच्चों। यहाँ पर मुझे a की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए श्रीधराचार्य लगा लेते हैं। श्रीधराचार्य लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की वैल्यू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ a। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों a की वैल्यू जो यहाँ के अंदर आ जाएगी माइनस ऑफ b, यहाँ माइनस 9 है, b के जगह पर यहाँ कितना है ax स्क्वायर प्लस bx, तो b के जगह पर बच्चों यहाँ माइनस 9 है, तो b के जगह पर मैं माइनस 9 रख लेता हूँ प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b स्क्वायर मतलब माइनस 9 का स्क्वायर जो कि होगा प्लस 81 माइनस 4ac 4 इंटू 5 4 इंटू ए के जगह पर क्या है 5 20 हो गया इंटू c यहाँ पर माइनस 80, तो यहाँ पर बच्चों हो जाएगा देखिए -4 ये के स्थान पर मेरे पास है 5 और c के स्थान पर है बच्चों -80। ऐसे डिवाइडेड बाई b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई 2a, और 2a का मतलब बच्चों 2 इंटू 5 देखते हैं बेटा, इसको सॉल्व करते जाएं, देखते हैं क्या मिलता है। ये की वैल्यू यहाँ के अंदर ये हो जाएगा प्लस 9 हो गया, प्लस या माइनस यहाँ पर हो जाएगा बेटा 81 प्लस हो जाएगा, ये माइनस से मल्टी हो जाएगा प्लस हो जाएगा 5 इंटू 4 20 इंटू 8 20 इंटू 80 कर लेंगे 1600 आ जाएगा। ऐसे 1600 के बराबर आ गया बच्चों ये, और यहाँ के अंदर डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा 10। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर ये हो जाएगा 1681 हो गया बेटा, डिवाइडेड बाई क्या हो गया 10। इसको सॉल्व करोगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे बच्चों, आई होप 41 आएगा, ये 41 इंटू 41 करेंगे ये मिल जाएगा आपको। तो ये आपका मिला 9 प्लस माइनस 41 डिवाइडेड बाई 10। इसको करके देखिएगा, स्क्वायर रूट 41 आएगा बच्चों। अब इस प्रकार से ये की एक वैल्यू मेरे पास होगी 9 माइनस 41 डिवाइडेड बाई 10, जो कि पॉसिबल नहीं होगा, निगेटिव में आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ के अंदर दूसरा एम्पलीट्यूड जो हमारे पास होगा, क्योंकि यहाँ जो ये है मैंने लिया है ये बच्चों एम्पलीट्यूड का मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ निगेटिव वाला तो पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा आ जाएगा बेटा 9 प्लस 41 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 50 डिवाइडेड बाई क्या आ गया 10। दैट मीन्स ये की वैल्यू बच्चों यहाँ के अंदर हो गया 5 सेंटीमीटर में आंसर मिलेगा। एम्पलीट्यूड यहाँ पर 5 सेंटीमीटर हो गया। ओके, अगर एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर है बच्चों तो टाइम पीरियड क्या होगा, किसी एक इक्वेशन में मैं रख लेता हूं एम्पलीट्यूड की वैल्यू। जैसे मैं यहां रिकॉल करूंगा इक्वेशन नंबर 1 को, यहां मेरे पास थोड़ा सा स्पेस है, यूज कर लेते हैं बच्चों। इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास है 5 पाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर का मतलब हो गया 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल टी का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के जगह पर इंटू ए के जगह पर बच्चों क्या हो गया 5। ये वाला 5 यहाँ से हो जाएगा बच्चों कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। और इस प्रकार से मैं क्या देख रहा हूँ, टी स्क्वायर की वैल्यू सॉल्व करेंगे 4 आ गया, यानी टी की वैल्यू 2 सेकेंड हो गया। तो सब मिला जुला कर आंसर मुझे क्या मिला, एम्पलीट्यूड हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और टाइम पीरियड यहाँ के लिए जो आएगा बच्चों वो हो जाएगा 2 सेकेंड। एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर एंड टाइम पीरियड 2 सेकेंड के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ के लिए अगर मैं यहाँ करेक्ट ऑप्शन को खोजने के लिए जाऊं बच्चों, तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास दिख रहा है दिस इज ऑप्शन बी। क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ के लिए बच्चों जो करेक्ट चॉइस मेरे पास होगा दिस विल बी ऑप्शन बी। ओके, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों कह रहा टू स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स K1 एंड K2, दो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स हैं जिन K1 और K2 बच्चों हैव इक्वल वेलोसिटी, इक्वल हाईएस्ट वेलोसिटी व्हेन एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। सब मिला जुला कर बच्चों स्प्रिंग पेंडुलम की बात हुई है और दो स्प्रिंग पेंडुलम हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन उनके अंदर हो रहा है और यहाँ पर उनके स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स K1 और K2 हैं। ओके, और एक कंडीशन यहाँ दिया है कि हाईएस्ट वेलोसिटी मतलब V मैक्स दोनों के लिए इक्वल है। अच्छी बात है। देन द रेशियो ऑफ दियर एम्पलीट्यूड्स गिवन दियर मासेज आर इक्वल विल बी। यहाँ पर बच्चों उनसे कोई मास भी लटक रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 स्प्रिंग पेंडुलम की बात हो रही है। सवाल का कहना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी दोनों के लिए सेम है, यानी कि V मैक्स फॉर पेंडुलम नंबर 1, स्प्रिंग पेंडुलम नंबर 1 एंड V मैक्स फॉर स्प्रिंग पेंडुलम नंबर 2, ये दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं। तो बच्चों V मैक्स के जगह पर हमारे पास आ जाएगा A1 ओमेगा 1 और V मैक्स 2 के जगह पर आ जाएगा बेटा A2 ओमेगा 2। ऐसे बच्चों यहाँ के अंदर हमारे पास आ जाएगा A1 अपान A2, दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा 2 अपान ओमेगा 1। ऐसे हो गया बच्चों। ये मेरे पास हो जाएगा F2 बाई F1 और ये हो जाएगा बच्चों मेरे पास F2 बाई F1 अगर आ गया तो यही हमारे पास हो जाएगा T1 बाई T2। F2 बाई F1 कैसे होगा, इसको ओपन करोगे 2 पाई F2 2 पाई F1, ये आ गया। अब आपको मैं बताऊं बेटा, टाइम पीरियड किसी स्प्रिंग पेंडुलम के लिए होता 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर m बाई k। ओके, मास को अगर सेम मान लिया जाए जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है तो टाइम पीरियड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट में k। तो इस प्रकार से A1 अपान A2 की जो वैल्यू आएगी बच्चों T1 बाई T2 के बराबर होगा, T1 बाई T2 के इक्वल होगा और T1 बाई T2 इसके अनुसार इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर K2 बाई K1। ओके, तो यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस बच्चों हमारे पास होगा दिस विल बी ऑप्शन डी। यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस हमारा होगा ऑप्शन डी। ओके बच्चों, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों हमसे कहा गया है अ पार्टिकल इज सब्जेक्टेड to two mutually perpendicular simple harmonic motions such that its x and y coordinates are given by। इसके x और y कोऑर्डिनेट्स बच्चों यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ के अंदर है बेटा 8 एंड इट्स सॉल्यूशन। पहले पार्टिकल का जो मोशन दिया गया है वो ऐसे दिया गया x इक्वल टू 2 साइन ऑफ ओमेगा टी और अगले पार्टिकल का जो मोशन दिया गया y इक्वल टू समथिंग, यानी y के अलॉन्ग SHM हो रहा होगा और इसका जो इक्वेशन लिखा है 2 साइन ऑफ, यहाँ के अंदर बेटा हो जाएगा ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। ऐसे प्लस पाई बाई 4। यहाँ पर बच्चों ये हमारे पास हो गया दो SHM करने वाले पार्टिकल के लिए इक्वेशन। एक का SHM x के अलॉन्ग हो रहा है, इसके अलॉन्ग SHM कर रहा, तो अगले का SHM बच्चों y के अलॉन्ग हो रहा। दो यहाँ पर SHM हो रहे हैं, यहाँ पर इसका मतलब दो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहे होंगे। ऐसे केस में बच्चों मैंने बताया है कि रिजल्टिंग मोशन में बी SHM मे नॉट बी SHM। यहाँ पर लिसेजियस फिगर का कॉन्सेप्ट आता है। बस जो लिसेजियस फिगर निकालने के लिए पहली बात तो यहाँ फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या होगा ये हमें देखना होता है। तो फ्रीक्वेंसी का रेशियो यहाँ के अंदर ओमेगा बाई ओमेगा जो कि 1 है, बाकी एम्पलीट्यूड दोनों के सेम हैं। अब बच्चों यहाँ पर सवाल उठा क्या फेज दोनों का सेम है? नहीं, यहाँ फेज में पाई बाई 4 का डिफरेंस है। पाई बाई 4 का अगर फेज में डिफरेंस है बच्चों, पाई बाई 4 का अगर डिफरेंस है तो ऐसा मोशन यहाँ पर इलिप्स होगा। ठीक है, ऐसा मोशन यहाँ पर बच्चों इलिप्स होगा। अगर 90 डिग्री का डिफरेंस होता फेज में और एम्पलीट्यूड इक्वल होता, जैसा कि यहाँ एम्पलीट्यूड इक्वल दिखाया गया है, तो उस समय जो रिजल्टिंग मोशन होता बच्चों वो सर्क्यूलर होता। बट यहाँ 90 डिग्री का फेज डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर बच्चों फेज का डिफरेंस पाई बाई 2 यानी 45 डिग्री का है। और 45 डिग्री के केस में बच्चों जो मोशन होता है वो ऑब्लिक इलिप्स होता है। ऑब्लिक इलिप्स यहाँ के अंदर होगा समव्हाट लाइक दिस, और यहाँ पर जो रिजल्टिंग मोशन होगा वो इलिप्टिकल होगा। लिसेजियस फिगर कैसा होगा? इलिप्टिकल।
तो करेक्ट चॉइस जो यहां के लिए हमारे पास होगा बच्चों, दिस विल बी ऑप्शन ए। करेक्ट चॉइस वुड बी हियर ऑप्शन ए। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों हमसे क्या कहा गया है, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन टू द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। बच्चों यहां पर दो चीजों का रेशियो पूछा गया है, बड़ा सामान्य सा क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो किससे, पोटेंशियल एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी अपान पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी उस समय का, काइनेटिक एनर्जी उस समय का जब पार्टिकल मीन पोजीशन से जा रहा हो, जैसा कि कहा गया है। और जब पार्टिकल मीन पोजीशन को पास करता है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो रही होती है, ये हम सबको पता है बच्चों। और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बोला गया है, पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बच्चों यहाँ के अंदर हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा बेटा जो भी हो, बशर्ते इसकी वैल्यू होगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई फार्मूला ऐसे लिखेंगे। मैंने आपको बताया था बच्चों यहाँ के मैक्स की वैल्यू आ जाएगी, मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर, के मैक्स की वैल्यू होएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ये स्क्वायर, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ये स्क्वायर, और ये स्क्वायर के जगह सॉरी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स के स्थान पर जो हमारे पास आ जाएगा बेटा वो हो जाएगा, इसने पूछा है कि उस समय बताइए जब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के हाफ पर हो, डिस्प्लेसमेंट के हाफ पर पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि बच्चों ये बाई 2, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के हाफ पर होने का मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, एक्स की वैल्यू ये बाई 2 हो। ऐसे सॉल्व करेंगे बच्चों, यहाँ पर आंसर हमारा मिलेगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ये स्क्वायर कैंसिल 4/1, इसका आंसर मुझे मिलेगा 4/1, जो कि करेक्ट यहाँ दिख रहा है ऑप्शन सी में। करेक्ट चॉइस बच्चों यहाँ के लिए हमारा हो गया ऑप्शन सी। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, एंजॉय करते हैं इसको। करा टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन डिपेंड्स ऑन। टोटल एनर्जी का अगर बच्चों मैं इक्वेशन लिखूं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात हो रही है, अगर टोटल एनर्जी का मैं इक्वेशन यहाँ के अंदर लिखूं तो यहाँ पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात हो रही होगी, जिसकी की वैल्यू होती हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ये स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी डिपेंड करेगा मास पे, डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पे, या इसी के अंदर टाइम पीरियड भी है, टाइम पीरियड पे और एम्पलीट्यूड पे। यहाँ इन तीनों चीज़ों पे टोटल एनर्जी डिपेंड करेगा बच्चों। यहाँ पर टोटल एनर्जी कह रहा है पाथ ऑफ दी सॉरी माफ करिएगा, यहाँ टोटल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन 10 की बात हो रही है। एम्पलीट्यूड पर यस, टाइम पीरियड पर यस, यहाँ पर ओमेगा के अंदर ही टाइम पीरियड छुपा हुआ है। एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब यक्स पर, एम्पलीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट, टाइम पीरियड एंड डिस्प्लेसमेंट। सर डिस्प्लेसमेंट यक्स को कहते हैं और यक्स इसमें नहीं आ रहा, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो टोटल एनर्जी यही रहेगा। तो टोटल एनर्जी मास पे ओमेगा, यानी ओमेगा के अंदर फ्रीक्वेंसी आ गया या टाइम पीरियड आ गया उसके ऊपर, और एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा। तो बच्चों यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस होगा ऑप्शन वाइज वो हम लोग लेंगे ऑप्शन ये। करेक्ट चॉइस हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन ये। ओके, दिस is the solution for the question number 10. Now let's enjoy question number next one. Now we have question number 11th. बच्चों देखें, कह रहा a light spiral spiral ही होगा, a light spiral spring supports 200 gram weight at its lower end. Okay, it oscillates up and down with a period of 1 second. बहुत अच्छी बात है। How much weight ग्राम में must be removed from the lower end to reduce the period to 0.5 सेकेंड। जो टाइम पीरियड बच्चों 1 सेकेंड का था उसे 0.5 सेकेंड का करना है, तो कितना मास हटाना पड़ेगा।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की बात हो रही है, सब लोग ध्यानपूर्वक सुने, समझने का प्रयास करें। किसी स्प्रिंग पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो बच्चों होता है टी की वैल्यू 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर बेटा यहाँ पर आता है m बाई के। ऐसे ये कोई स्प्रिंग है, इससे कोई मास लटक रहा, दिस इज m, और स्प्रिंग कांस्टेंट के है। उसके लिए बच्चों यहाँ से फिक्स है, इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़ेंगे, ये बच्चों इस तरह से SHM करेगा। SHM के लिए टाइम पीरियड का इक्वेशन आपके सामने मैंने लिखा है बच्चों। सवाल ये है कि अभी टाइम पीरियड अगर 1 सेकंड का है तो मान लो बच्चों मान लो m की वैल्यू मैं कम कर दूं, m की वैल्यू को घटा दूं, तो टाइम पीरियड की वैल्यू भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर टाइम पीरियड की वैल्यू कम हो जाएगी, तो वही तो कह रहा है 1 सेकंड के घटकर 0.1 सेकंड हो 0.5 सेकंड हो जाए, उसके लिए कितना मास को हटाना पड़ेगा। मैंने मान लिया कि यहाँ पर x मास को हटाना पड़ेगा, या मान लेते हैं कुछ और, यहाँ पर मान लेते हैं m डैश मास को मुझे हटाना पड़ेगा। तो पहले मास अगर m था, तो अब बच्चों जो यहाँ पर मास आएगा ऐसे, यहाँ पर बच्चों अब जो मास आएगा थोड़ा सा मास इसमें से हटा दिया, हल्का कर दिया इसे, थोड़ा सा मास इसको कम कर दिया, यहाँ पर मास m माइनस ऑफ m डैश हो गया, ऐसे मान लीजिए। तो पूछा कितना हटाना पड़ेगा, यानी m डैश की वैल्यू क्या होगी, यही सवाल है। ओके, यहाँ पर बच्चों नियमानुसार देखो k की वैल्यू तो वही है, स्प्रिंग सेम है, तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर m, यानी पहला वाला टाइम पीरियड अपान दूसरे पेंडुलम का टाइम पीरियड, मतलब उसी पेंडुलम का टाइम पीरियड दूसरे केस में ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर m डिवाइडेड बाई m माइनस m डैश। इस बार मास कितना बचा है, m माइनस m डैश। बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सीखने समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों जो हमारे पास टाइम पीरियड है 1 सेकेंड है, बाद में 0.5 सेकेंड है। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर बेटा यहाँ पर हो गया, m को 200 ग्राम दिया, अभी m ही रहने दीजिए, बाद में रख लेंगे ऐसे। इसको कट करेंगे बेटा 2/1 आ जाएगा, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ के अंदर 4/1 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर किया, स्क्वायर रूट हट गया, ऐसे आ गया। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ये हो जाएगा 4m माइनस ऑफ 4m डैश इक्वल टू m। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे सच्चे बच्चों, मेरे बहादुर बच्चों, 4m डैश की वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ m डैश की वैल्यू इक्वल टू आ जाएगा 4m माइनस m, दैट मीन्स 3m आ गया, दिस इज 3m। और यहाँ पर m डैश की वैल्यू मेरे पास हो जाएगा 3/4 टाइम्स ऑफ m, और m की वैल्यू यहाँ पर बच्चों दिया गया है, कितना दिया गया, 200 ग्राम। तो m डैश की वैल्यू यहाँ पर 3/4 इंटू 200 ऐसे हो गया। सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पर बच्चों आ जाएगा 150 और आंसर होगा ग्राम में। तो करेक्ट चॉइस यहाँ के अंदर कितना हटाना पड़ेगा, दैट इज m डैश, और m डैश की वैल्यू 150 ग्राम, दैट मीन्स करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए जो हम लोग लेंगे बच्चों, दिस विल बी ऑप्शन बी। यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस हमारा आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 11th। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 says here a simple pendulum has a period capital T. Okay, it is taken inside a lift moving up with uniform acceleration g/3. Now its time period will be। बच्चों देखो, जब कोई सिंपल पेंडुलम रेस्ट में था तो उसका टाइम पीरियड जो रहा होगा, ये कोई पेंडुलम है, ऐसे किसी स्ट्रिंग में मेटल बॉब ऐसे हैंग कर रहा होगा, तो टाइम पीरियड की वैल्यू बच्चों इस समय जो हमारे पास होगा वो होगा 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर l/g। लेकिन यही पेंडुलम जब किसी लिफ्ट के अंदर ऐसे रख दिया जाए, लिफ्ट के सीलिंग से बच्चों हैंग करा दिया जाए ऐसे, और लिफ्ट को यहाँ मूव कराया जाए, एक्सीलरेटेड मोशन कराया जाए। लिफ्ट किधर की ओर मोशन करने जा रहा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, किधर, अप, ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर इसका एक्सीलरेशन बच्चों g/3 है।
तो ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में मैंने आप सबको बताया था कि यहाँ के ऊपर जो टी टेंशन फोर्स की नई वैल्यू आ जाती है, यानी जी इफेक्टिव सीधे सीधे कर लीजिए, जी इफेक्टिव की वैल्यू बच्चों हो जाता है जी प्लस ए, ठीक है। और ये की वैल्यू यहाँ g/3 है, यानी g प्लस g/3, यानी कि बच्चों ये हो जाएगा 4g/3। यहाँ जो g इफेक्टिव की वैल्यू होगी दिस विल बी 4g/3। अब बेटा यहाँ टाइम पीरियड की वैल्यू पहले का रहा था t है, तो अब क्या होगा, नया टाइम पीरियड बेटा जो यहाँ के अंदर आ जाएगा, समझिएगा, नया टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर l डिवाइडेड बाई g इफेक्टिव, ओके। और g इफेक्टिव की वैल्यू यहाँ पर है 4g/3, रख लेते हैं। ये बच्चों हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर l डिवाइडेड बाई 4g/3, और ये 3 ऊपर आ गए। सॉल्व करेंगे बच्चों तो टाइम पीरियड कैपिटल T की वैल्यू आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर बेटा ये हो जाएगा l/g, और दिस होल मच, इसको अलग करके बाकी पार्ट को मैं ऐसे लिख देता हूं, स्क्वायर रूट के अंदर 3/4 का स्क्वायर रूट 2। ये जो पार्ट मैंने अलग किया है इसको बैलेंस करके बेटा इतना पार्ट जो हमारे पास है ये एक्चुअल टाइम पीरियड के बराबर होगा। तो यहाँ के अंदर ये जो नया टाइम पीरियड है इसको टी डैश लिख देता हूँ। टी डैश की वैल्यू बच्चों यहाँ के अंदर मेरे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 3/2 टाइम्स ऑफ टी, यही आंसर होगा। और अगर आंसर ये होगा तो चॉइस वाइज अगर देखें बच्चों तो करेक्ट चॉइस यहाँ के अंदर जो होगा दिस विल बी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। वी हैव क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों देखिए कहा गया व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन बिकम्स ट्वाइस व्हाट हैपेंस। यहाँ पर बच्चों अगर एम्पलीट्यूड 2 गुना कर दिया जाए तो क्या होगा। पहला ऑप्शन है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी डबल्ड। बेटा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात हो रही है। जब कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कह लीजिए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कह लीजिए, या फिर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कह लीजिए, ये सभी इक्वल होते हैं जो कि होता हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब अगर एम्पलीट्यूड को मैं 2 गुना करूंगा, एम्पलीट्यूड को ये की बजाय 2a यानी 2 गुना 2 टाइम्स कर दूंगा बच्चों, तो यहाँ ये तीनों चीजें चाहे वो टोटल एनर्जी की बात करें, चाहे यहाँ बच्चों पोटेंशियल एनर्जी के मैक्सिमम की बात करें, काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम की बात करें, 4 गुना 4 टाइम्स ये सब हो जाएंगे एम्पलीट्यूड का, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, पहला मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी डबल्ड, नहीं सर 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डबल्ड, नहीं 4 टाइम्स हो जाएगा। टोटल एनर्जी डबल्ड, नहीं ये भी 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ऑप्शन बच रहा डी, मैक्सिमम वेलोसिटी इज डबल्ड। बेटा मैक्सिमम वेलोसिटी जो ऐसे चम करते समय पार्टिकल के पास होता है वो होता है ये ओमेगा। अगर ये को आप 2 गुना करोगे, ये को 2 टाइम्स करोगे, ये की बजाय 2 ये यहाँ पर करोगे, तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो वी मैक्स हुआ करता था वो 2v मैक्स हो जाएगा, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी 2 गुना हो जाएगा। और इस तरह से करेक्ट चॉइस जो यहाँ के लिए होगा बच्चों दिस विल बी ऑप्शन डी। यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस जो हमारा होगा मेरे प्यारे बच्चों दिस विल बी ऑप्शन डी। ओके, दिस is the solution for the question number 13. Now let's enjoy question number next. We have question number 14. Question number 14 देखें बच्चों, enjoy करें इसको। कहा गया है a spring of force constant K is cut into 2 pieces such that one piece is doubled the length of the other. Okay, the force constant of the longer piece यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 की बात हो रही है। आइए देखें, कोई स्प्रिंग था, सपोज दैट दिस वाज दी स्प्रिंग, दिस वाज दी स्प्रिंग, ऐसे मैं मान लेता हूं। इस स्प्रिंग का लेंथ मान लीजिए जो भी मानना हो बच्चों, यहाँ 2 पार्ट में इसे कट करना है आगे चल करके, और ये 2 पार्ट हमारे पास जो हैं उनका रेशियो जो मुझे मेंटेन करना, कट इनटू 2 पीसेस सच दैट 1 पीस इज डबल दी लेंथ ऑफ अदर।
यहाँ पर बच्चों इसका लेंथ में 3L मान लेता हूँ, आसान रहेगा ऐसे। इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं और 2 पार्ट में डिवाइड करके बच्चों यहाँ पर एक पार्ट ऐसे हो गया और अगला पार्ट बच्चों ऐसे हो गया। ऐसे कह रहा है एक पार्ट का जो लेंथ है वो अगले का डबल है, मतलब इसको अगर मैं L मान रहा हूँ तो अगला वाला क्या है 2L। तो हमसे कहा गया कि सर आप बताइए फोर्स कांस्टेंट ऑफ द लॉन्गर पीस, यहाँ पर इसका फोर्स कांस्टेंट क्या होगा। यहाँ पर मान लिया यहाँ K1 है, यहाँ K2 है, तो इसका फोर्स कांस्टेंट क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, किसी स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट उस स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या कह लीजिए इस स्प्रिंग को बनाने वाले वायर के लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ नेचुरल लेंथ मुझे दोनों का मालूम है, यहाँ पर जो पूरा का पूरा स्प्रिंग है उसका फोर्स कांस्टेंट K है, तो ये बड़ा वाला जो हिस्सा है इसका फोर्स कांस्टेंट क्या होगा। बच्चों इसकी तुलना मैं यहाँ से करूँगा, मैं कहूँ K2 डिवाइडेड बाई K, K2 डिवाइडेड बाई K इक्वल टू हो जाएगा बेटा K2 डिवाइडेड बाई K, ये हो जाएगा L2 डिवाइडेड बाई L1 के हिसाब से। यहाँ पर बच्चों पहले मैंने K2 लिखा है तो उल्टा यहाँ रेशियो है, पहले L वाला ये आएगा 3L डिवाइडेड बाई, बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 3L डिवाइडेड बाई कितना 2L, ऐसे दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस, ऐसे हो गया। ये बच्चों यहाँ के अंदर आ गया 3/2 जो कि 1.5 के बराबर हो गया। इस प्रकार से बच्चों K2 डिवाइडेड बाई K इक्वल टू 1.5, इसका मतलब K2 की वैल्यू बच्चों यहाँ के अंदर हो जाएगा 1.5 टाइम्स ऑफ K, यहाँ पर ये आ जाएगा आंसर। और इसके रेफरेंस में अगर मैं ऑप्शन को खोजने जाऊं तो बच्चों करेक्ट ऑप्शन यहाँ के अंदर हमारा आ रहा है ऑप्शन ए। करेक्ट चॉइस जो हमें यहाँ पर मिलेगा बच्चों, दिस विल बी ऑप्शन ए। ओके, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे कहा गया है अ पार्टिकल ऑसिलेटिंग अंडर अ फोर्स F इक्वल टू -kx -bv। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 की बात हो रही है, वहां पर एक पार्टिकल के ऊपर बच्चों लगने वाले फोर्स को ऐसे बताया गया F इक्वल टू -kx -bv। बच्चों अगर आप स्टैंडर्ड केस से तुलना करो तो ये वाला जो फोर्स है निगेटिव डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये हमारे पास है रीस्टोरिंग फोर्स, और ये वाला जो फोर्स है ना बच्चों ये है डैम्पिंग फोर्स FD। तो यहाँ पर बच्चों दो फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स और डैम्पिंग फोर्स अगर किसी पार्टिकल या किसी बॉडी पर लगे तो उस बॉडी का मोशन डैम्प्ड ऑसिलेशन वाला होता है। तो यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वो होगा बच्चों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके बच्चों, नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वी हैव क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों हमसे कहा गया है अ मास ऑफ 4 kg सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 800 न्यूटन पर मीटर। ओके, एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। ऑसिलेशन वहां होना चाहिए था, ठीक है, अंडरस्टूड है। इफ द टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर इज 4 जूल, द मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ द मास इज, मास का मैक्सिमम एक्सीलरेशन यहां के अंदर क्या होगा। देखें बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 एंड इट्स सॉल्यूशन, लेट्स ट्राई। बच्चों कह रहा है कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन स्प्रिंग के साथ कर रहा था, ठीक है, यहाँ 4 kg का मास स्प्रिंग से लटका होगा और वो बच्चों SHM कर रहा है, और टोटल एनर्जी यहाँ ऑसिलेटर का या ऑसिलेशन का या ऑसिलेटर भी कह सकते हैं, जो टोटल एनर्जी वो 4 जूल है। टोटल एनर्जी का मतलब हाफ m ओमेगा स्क्वायर ये स्क्वायर, दिस इज 4 जूल। बच्चों इतना जो हिस्सा है ना इसको कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट K, यानी कि यहाँ पर बच्चों हमारे पास हो जाएगा हाफ, K के स्थान पर आ जाएगा 800 और यहाँ a स्क्वायर, ये स्क्वायर इन द सेंस एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, मुझे पता नहीं क्या होगा, फिलहाल ये स्क्वायर यहाँ लिख देता हूँ, इक्वल टू क्या हो गया 4।
मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, बहादुर बच्चों, यहाँ पर ये की वैल्यू आ जाएगी। पहले तो ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। 400 बचा, 4 यहाँ है तो 1 अपान बच्चों ये हो गया 100, यानी कि बच्चों ये की वैल्यू अगर मैं देखूं तो आ जाएगा 1/10। ये की वैल्यू 1/10 के बराबर आ गया। चलो इसको प्रिजर्व करके रख लो, आगे काम आएगा। यहाँ पर हमसे पूछा गया है मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना होगा। बच्चों मैक्सिमम एक्सीलरेशन अगर निकालने जाए ये मैक्स, तो ये होता है बाई फार्मूला ओमेगा स्क्वायर। ये मैक्सिमम एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड ओमेगा स्क्वायर ये होता है। और ओमेगा स्क्वायर देखो m इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 800 है, जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट है। m इंटू ओमेगा स्क्वायर दिस इज 800, तो ओमेगा स्क्वायर के जगह पर बच्चों हो जाएगा 800 डिवाइडेड बाई m, और m की वैल्यू यहाँ के अंदर बच्चों 4 kg आ गया, ऐसे 4 kg इंटू कैपिटल ये की वैल्यू बच्चों यहाँ के अंदर क्या होगा, कैपिटल ये अभी हम लोगों ने निकाला है कितना 1/10। मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, सीधे बच्चों, सच्चे बच्चों, यहाँ ए मैक्स की जो वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी वो होगी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर आ गया। और यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस हमारे पास होगा इस प्रकार से, वो होगा बच्चों ऑप्शन डी। करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए हमारे पास जो होगा दिस विल बी ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चों कहा गया है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन SHM वेरीज अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। बच्चों SHM का इक्वेशन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 17 है दिस इज x इक्वल टू 4 इंटू कॉस पाई टी प्लस साइन पाई टी। ब्रैकेट को ओपन करके अगर लिखें तो ये जाएगा 4 कॉस पाई टी प्लस 4 साइन पाई टी, ऐसे। बच्चों ये 2 SHM का सुपरपोजिशन है। यहाँ पर ये एक्चुअली 2 SHM का जो x के अलांग हो रहे होंगे उसका सुपरपोजिशन है। तो यहाँ पर पहला SHM cos पाई टी है, यहाँ पर इसका बच्चों इक्वेशन है 4 cos पाई टी और अगले का sin पाई टी। तो बच्चों यहाँ पर मैं देखूँ तो cos पाई टी और sin पाई टी, इन दोनों के बीच में हमेशा फेज का जो डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो रिजल्टिंग SHM यहाँ पर जो होगा बच्चों, रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड वेक्टर नियम के अनुसार लगभग इसको सम करते हैं। तो बच्चों यहाँ के अंदर बिल्कुल पैरेललोग्राम जैसा यहाँ एडिशन होता है जैसे वेक्टर में होता था। तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। 2ab cos 90 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर सारी चीजें लिखेंगे, 0 हो जाएगा, केवल यहाँ बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसे। और यहाँ के अंदर बच्चों ये स्क्वायर का मतलब हो गया 4 का स्क्वायर दैट मीन्स 16, और बी स्क्वायर का मतलब बच्चों 4 का स्क्वायर वो भी 16। तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर सीधे लिख लो, ज़्यादा इजी रहेगा। यहाँ पर हो जाएगा बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर 2 इंटू 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर बाहर आ जाए, 4 स्क्वायर रूट में 2 आ गया, इतना मीटर हो गया। ओके, इतना मीटर हो गया बच्चों। और इस प्रकार से यहाँ के अंदर जो करेक्ट चॉइस हमारे पास होगा दिस विल बी ऑप्शन सी। यहाँ के लिए बच्चों जो करेक्ट चॉइस हमारा होगा दिस विल बी ऑप्शन सी। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वी है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चों हमसे कहा गया है साउंड वेव्स इन एयर आर ऑलवेज लॉन्गिट्यूडिनल बिकॉज। बच्चों साउंड वेव की जहां तक बात है, एयर में हमेशा वो लॉन्गिट्यूडिनल होता है, और लिक्विड के सरफेस पर अगर चलेगा तो बच्चों सरफेस पर जस्ट देखें तो ट्रांसवर्स नेचर होगा, लेकिन लिक्विड के अंदर लॉन्गिट्यूडिनल नेचर का होता है। और अगर हम साउंड वेव को सॉलिड में चलने की बात करें तो मे बी लॉन्गिट्यूडिनल मे बी ट्रांसवर्स, दोनों तरह से ये चल सकता है, बताया था मैंने। बच्चों साउंड वेव सवाल पूछा गया ये कि साउंड वेव लॉन्गिट्यूडिनल ही क्यों होता है एयर में। एयर में साउंड वेव लॉन्गिट्यूडिनल ही क्यों होता, क्यों नहीं ट्रांसवर्स होता है। बिकॉज ट्रांसवर्स वेव के चलने के लिए बच्चों मीडियम में रिजिडिटी होनी चाहिए। जो हमारा एयर वाला मीडियम है, एयर में रिजिडिटी नाम की चीज नहीं होती है।
एयर में बल्क मॉडुलस डिफाइन होता है। एयर में बच्चों यहाँ पर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी डिफाइन नहीं हो पाती है। तो यहाँ के अंदर बच्चों रिजिडिटी ना पाए जाने की वजह से एयर में जो हमारा साउंड वेव होगा वो हमेशा लॉन्गिट्यूडिनल होगा, ना कि ट्रांसवर्स। अब रहा सवाल ऑप्शन का। यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 18 की। इसमें ऑप्शन का सिलेक्शन कैसे करेंगे? पहला ऑप्शन है डेंसिटी ऑफ एयर इज वेरी स्मॉल। सर डेंसिटी और रिजिडिटी दोनों अलग चीज़ें हो गई, वहाँ से कोई लिंक ऐसा नहीं है डायरेक्ट। एयर इज ये मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेज, ठीक है, लेकिन इसका कोई कारण नहीं हुआ। ये एयर डज नॉट हैव ए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यस दिस इज द करेक्ट चॉइस। और डी में कहा गया ऑफ द इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड वेव्स इन एयर, नहीं, ऑप्शन सी यहाँ के लिए बच्चों करेक्ट होगा। एयर के पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नहीं होगा, या सीधे कह लीजिए रिजिडिटी नहीं होगा, इसलिए उसके अंदर साउंड वेव बच्चों जो हमारा है वो कभी भी ट्रांसवर्स नहीं हो सकता, वो हमेशा लॉन्गिट्यूडिनल होगा। तो करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए जो हमारा मिलेगा बच्चों वो होगा ऑप्शन सी। ओके, option C would be the correct choice in this particular question. Now we have question number 19. Question number 19 में बच्चों कहा गया है a wave equation which is given which gives the displacement along y axis is given by y axis के along displacement। Question number बेटा 19 and its solution। डिस्प्लेसमेंट को बच्चों ऐसे दिया गया y this is equal to 10 to the power 4, 10 की पावर 4, साइन यहाँ पर साइन हो गया, ब्रैकेट के अंदर 60t, 60 टाइम्स ऑफ t, और यहाँ पर हो गया प्लस 2x। ऐसे हमसे कहा गया वेयर x एंड y आर इन मीटर एंड t इन सेकेंड among the following choose the correct statement। करेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ पर चूज करिए, सेलेक्ट करिए, यहाँ के अंदर क्या होगा ये बताइए। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे सीधे बच्चों, मेरे सच्चे बच्चों, सब लोग ध्यान से देखो। हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दे करके उन्होंने उसके बारे में पूछा है। पहली बात बेटा ओमेगा टी और के एक्स पहचानो। स्टैंडर्ड इक्वेशन में हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस या माइनस यहाँ पर के एक्स ऐसे होता है। बच्चों यहाँ पर हमारे पास देखो 60t प्लस 2x, ओमेगा टी प्लस के एक्स ऐसे। यहाँ पर बच्चों मैंने बताया था ओमेगा टी और के एक्स वाले टर्म के बीच में अगर पॉजिटिव साइन आएगा, अगर पॉजिटिव साइन आएगा तो ऐसा वेव यहाँ निगेटिव एक्स के एलांग चल रहा होगा, और अगर ओमेगा टी और के एक्स के बीच में निगेटिव साइन आएगा तो ऐसा वेव पॉजिटिव एक्स के एलांग चल रहा होगा। उल्टा होता है, यहाँ पॉजिटिव साइन है, ओमेगा टी और के एक्स के बीच में बच्चों पॉजिटिव साइन है। इट मीन्स जिस वेव की बात हो रही है बच्चों वो निगेटिव एक्स के एलांग जा रहा होगा, यहाँ पर ऐसे वो चल रहा होगा, निगेटिव एक्स के एलांग ऐसे वो वेव चल रहा होगा, ऐसे। समझ आ रहा है बच्चों? अच्छा, तो यहाँ पर और दूसरा चीज स्पीड, स्पीड जो वेव की होती है ओमेगा बाई के से निकाल सकते हो। ओमेगा टी, ओमेगा की जगह कितना है 60, और टी सॉरी ओमेगा और डिवाइडेड बाई के के जगह पर 2 है, यानी 30 मीटर पर सेकेंड। यहाँ के अंदर बच्चों स्पीड हमारा 30 मीटर पर सेकेंड वेव का हो गया, और ये वेव हमारा जो मूव करेगा वो करेगा एलांग निगेटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर अगर चारों ऑप्शन को मैं देखूं तो करेक्ट चॉइस जो एग्जैक्टली यहाँ से मैच खा रहा है वो है बच्चों ऑप्शन सी। यहाँ के लिए करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके बच्चों, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बच्चों हमसे कहा गया है 2 वेव्स आर रिप्रेजेंटेड बाय। यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 में 2 वेव को रिप्रेजेंट किया गया है। पहले को लिखा गया है y1, यहाँ इक्वल टू रहेगा, अंडरस्टूड है, y1 इक्वल टू ये, और यहाँ के अंदर होगा साइन बेटा ओमेगा टी और प्लस हो जाएगा पाई बाई 6 ऐसे, और दूसरा वेव y2 दिस इज इक्वल टू ये कॉस ओमेगा टी, ये कॉस ओमेगा टी ऐसे। बच्चों हमसे कहा गया है व्हाट विल
विल बी दियर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। बच्चों एसएचएम या वेव का जब सुपर पोजिशन होता है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए जो इक्वेशन यूज होता है वो आता है स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा ऐसे या कॉस फाई। बच्चों सीखिए, यहाँ हमारे पास ये वाला जो पहला वेव है उसका आर्गूमेंट देखिए, ये कहलाएगा फेज ऑफ दी वेव नंबर 1, और दूसरे का अगर हम देखें तो यहाँ के अंदर आ जाएगा ये साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस यहाँ के अंदर बच्चों पाई बाई 2 ऐसे हो गए, ऐसे हो गया। ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे सीधे बच्चों, मेरे सच्चे बच्चों, मेरे बहादुर बच्चों, ये जो फाई लिखा है इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है। तो अगर फेज डिफरेंस यहां दोनों के बीच का निकालोगे डेल्टा फाई या सिंपली फाई लिख लेते हैं, दिस इज द फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस जो बच्चों यहां के अंदर आएगा ना वो हो जाएगा हमारे पास दिस माइनस दिस या दिस माइनस दिस, मतलब दिस डिफरेंस दिस। बच्चों अगर डिफरेंस दोनों का लेंगे तो ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस ऑफ पाई बाई 6, पाई बाई 2 माइनस ऑफ पाई बाई 6 इसको करेंगे बेटा तो यहाँ के अंदर इसको मैं लिख देगा 3 पाई बाई 6 माइनस ऑफ पाई बाई 6, यानी कि इसको सॉल्व करोगे बच्चों 2 पाई बाई क्या आ जाएगा 6, ऐसे आ गया 2 पाई बाई 6। और 2 पाई बाई 6 का मतलब पाई बाई 3, और पाई बाई 3 का मतलब कितना डिग्री, पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री। तो यहाँ के अंदर अगर मैं यहाँ 60 डिग्री रख दूं, चलो अभी रख देता हूं, ये हो जाएगा बेटा ये स्क्वायर इन दी सेंस स्मॉल ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इन दी सेंस ये भी स्मॉल ए का स्क्वायर हो जाएगा, 2a इंटू ए इंटू कॉस फाई, कॉस फाई का मतलब कॉस 2 पाई बाई 6 यानी पाई बाई 3, और कॉस पाई बाई 3 का मतलब कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 की वैल्यू बच्चों यहाँ पर हमारे पास 1/2 के बराबर आ जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर हो गया ये स्क्वायर प्लस ऑफ ये स्क्वायर प्लस यहाँ के अंदर हो जाएगा ये स्क्वायर, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 2 कैंसिल, यहाँ के अंदर आ गया बेटा 3 टाइम्स ऑफ ये स्क्वायर, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में 3 टाइम्स ऑफ ये, यहाँ पर ये हो गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यहाँ के अंदर आ गया स्क्वायर रूट में 3 टाइम्स ऑफ ये। ओके, तो अगर मैं बच्चों यहाँ करेक्ट चॉइस खोजने जाऊं तो करेक्ट चॉइस जो हमको मिलेगा दिस विल बी ऑप्शन सी। यहाँ के लिए बच्चों करेक्ट चॉइस हमारा आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन। वी है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बच्चों कहा गया है विथ द प्रोपेगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स थ्रू ए मीडियम द क्वांटिटी ट्रांसमिटेड इज, कौन सी क्वांटिटी ट्रांसमिट होती है। अगर कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव या कोई मैकेनिकल वेव चले तो बच्चों मीडियम में 2 चीज़ों का ट्रांसफर होता है, एक होता है एनर्जी सबसे मेन, और दूसरा होता है लीनियर मोमेंटम। एक पार्टिकल अगले में टकराता है, दूसरा पार्टिकल अगले में टकराता है, तो यहाँ 2 चीज़ों का बेसिकली ट्रांसफर होता है, एनर्जी और मोमेंटम। यहाँ पार्टिकल या मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है बच्चों। मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम m इंटू वी का ट्रांसफर होता है और एनर्जी का ट्रांसफर होता है, लेकिन यहां पर बच्चों मीडियम के पार्टिकल यानी मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है। तो यहां ऑप्शन में अगर जाएं, पहला ऑप्शन करा मैटर ट्रांसफर होगा, मतलब पार्टिकल ट्रांसफर होगा, नहीं। बी ऑप्शन करा एनर्जी, यस होगा। सी में करा एनर्जी एंड मैटर, एनर्जी तो होगा सर, मैटर नहीं होगा, मोमेंटम होगा, मैटर नहीं। एनर्जी, मैटर एंड मोमेंटम, फिर यहाँ पर एनर्जी और मोमेंटम तो होगा लेकिन मैटर नहीं होगा। तो अगर ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ के लिए बच्चों करेक्ट चॉइस जो हमको लेना होगा वो होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 की बात हम लोग किए हैं बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 21 में जो करेक्ट चॉइस हमारे पास होगा वो होगा ऑप्शन बी। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 21। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वी है क्वेश्चन नंबर 22। बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया फिगर गिवन बिलो शोज 4 प्रोग्रेसिव वेव्स A, B, C, D
विथ दियर फेजेज एक्सप्रेस्ड विथ रेस्पेक्ट टू दी वेव ए। वेव ए के रेस्पेक्ट में सबका फेज लिखने का प्रयास किया गया, बताने का प्रयास किया गया है। कहा गया फिर इट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दी फिगर दैट। डायग्राम बच्चों ऐसे बना हुआ है, क्वेश्चन नंबर 22। देखो यहाँ पर डायग्राम, यहाँ 4 वेव ए बी सी डी ऐसे बना के दिखाए गए हैं, सबका एक स्क्रीनशॉट दिखाया गया है। यहाँ पर ये एक्सिस मेरे पास वाई है, एक वेव ऐसे चल रहा है, इसका नाम बच्चों ये है, इसका नाम ये है। बी की बात करें तो बी वाला जो हमारा वेव चला वो अपने पीक से शुरू हो रहा, पीक से शुरू हो रहा है और बच्चों ऐसे कहीं जा रहा है, ऐसे कहीं जा रहा होगा, चलो पूरा नहीं बनाऊंगा, ये बी रहा। अच्छा, और यहाँ पर अगला वेव जो हमारा सी है बच्चों, सी यहाँ से कहीं से शुरू हो रहा, निगेटिव पीक से, निगेटिव पीक से शुरू हो रहा और ऐसे कहीं आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। पहले इन तीनों को कंपेयर करते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। बच्चों देखो, जब ये का जीरो फेज है, मतलब जीरो से वो शुरू कर रहा है, तो जब ये अपने जीरो पर है, जीरो लेवल पे, तो बी वेव जो हमारा है वो अपने पीक लेवल पे है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर बी जो हमारा है वो ये से 90 डिग्री लीड कर रहा है बच्चों अपने पीक पर आने पर, और ये अपने बॉटम पर आने पर, अपनी बॉटम का सेंस मतलब जीरो पर आने में यहां पर 1/4 साइकिल कवर करेंगे। तो यहां पर बच्चों ए, बी और सी में अगर हम कंपैरिजन करें तो अगर इसका बच्चों 0 डिग्री एंगल हमें दिख रहा है तो इसका हमें दिखेगा 90, और बच्चों 90 डिग्री वो आगे उससे हो जाएगा, और सी का जहां तक बात है वो 90 डिग्री पीछे, -90 लिख सकते हैं, -90। तो बच्चों यहां पर इन तीनों में कंपैरिजन करेंगे तो ये के रेस्पेक्ट में बी हमारा 90 डिग्री लीड करेगा और सी जो हमारा वो 90 डिग्री लैग करेगा। और डी का जहां तक बात है बच्चों, वेव डी भी एक वेव है, ए बी सी। यहाँ पर फिलहाल 3 ही वेव सही से दिखाए गए हैं, डी को तो बाद में उसको कुछ ऐसे ही दिखा दिया गया। ऑप्शन देखते हैं एक बार, यहाँ इन तीनों में ही ऑप्शन में कंपेयर कराया गया बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन ये कह रहा सी इज अहेड ऑफ, अहेड बाई ये फेज ऑफ, फेज एंगल ऑफ π/2, कह रहा सी फेज एंगल π/2 आगे है। नहीं सर, गलत बोल रहा है। बी में कहा गया दिस वेव सी लैग्स बिहाइंड द ए फेज एंगल ऑफ π/2, सी यहां π/2 लैग कर रहा, सही है, किसके रेस्पेक्ट में, ये के रेस्पेक्ट में। एंड द बी इज अहेड बाई ए फेज π/2, यहां पर बच्चों ए के रेस्पेक्ट में पूछा है, बी ए के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री आगे है, तो सी यहां पर ए के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री पीछे है, लैग कर रहा है। तो करेक्ट चॉइस यहां के लिए ऑप्शन बी हमारा जा रहा है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये करेक्ट होगा बच्चों। सी में फिर गलत बोल रहा, कह रहा है यहां पर सी वेव अहेड होगा, आगे होगा, नहीं। यहां पर बच्चों करेक्ट चॉइस जो हमारे पास होगा वो होगा ऑप्शन बी। ओके बच्चों, ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 23। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है व्हेन टू प्रोग्रेसिव वेव्स ऑफ इंटेंसिटी I1 एंड I2 but slightly different frequencies superpose the resultant intensity fluctuates between। बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 की बात यहाँ के अंदर हम लोग कर रहे हैं, जब दो वेव जिनकी इंटेंसिटी, वेव नंबर 1 की इंटेंसिटी I1 है, वेव नंबर 2 की इंटेंसिटी यहाँ के अंदर बच्चों I2 है, जब ऐसे दो वेव सुपर इम्पोज करके नया वेव बनाते हैं बेटा, तो यहाँ नए वेव की मैक्सिमम इंटेंसिटी जो यहाँ के अंदर होती है I मैक्स, वो आ जाता है बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर I1 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर I2 का होल स्क्वायर। हमने आपको वेव में बच्चों पूरा एक्सप्लेन किया था, डिराइव कराया था ये सब, और मिनिमम इंटेंसिटी जो यहाँ के अंदर होएगी रिजल्टिंग वेव की, वो हो जाएगी स्क्वायर रूट के अंदर I1 डिफरेंस स्क्वायर रूट के अंदर I2 का होल स्क्वायर। ऐसे यहां पर बच्चों इस प्रकार से अगर मैं करेक्ट चॉइस इस बिहाफ पर खोजूं, मैक्सिमम टू मिनिमम, इसी में वेरी होगा, ये बहुत होगा मैक्सिमम आ जाएगा, बहुत कम होगा मिनिमम आ जाएगा, तो बच्चों इसी के बीच में वेरिएशन होगा।
और इस तरह से अगर मैं ऑप्शन को देखूं तो करेक्ट चॉइस हमारे पास यहाँ के लिए बच्चों स्पष्ट है, ऑप्शन ये होगा। यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस जो मेरे पास होगा मेरे प्यारे बच्चों, दिस विल बी ऑप्शन ये। ओके, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में बच्चों कहा गया है, टू ट्यूनिंग फॉर्क्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 256 and 258 vibrations per second are sounded together. Then the time interval between two consecutive maxima heard by the observer. बच्चों यहाँ पे दो साउंड वेव हैं और यहाँ दिस इज क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर बच्चों दो साउंड वेव हमारे पास हैं। इन दो साउंड वेव के लिए बच्चों यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं। दो ट्यूनिंग फॉर्क से दो साउंड वेव निकलेंगे और उनके लिए फ्रीक्वेंसी दिया गया है 256 एंड 258 हर्ट्ज। ऐसे बच्चों यहाँ इसका मतलब जो बीट की फ्रीक्वेंसी होगी वो आ जाएगी यहाँ के अंदर 2 हर्ट्ज, दोनों के डिफरेंस के बराबर ये बीट की फ्रीक्वेंसी हो गई। हमसे कहा गया है बताइए टाइम इंटरवल क्या होगा बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा। तो बीट पढ़ाते समय बच्चों मैंने आपको बताया था कि ऐसे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिला, 0 मिला, फिर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिला। यहाँ पर ऐसे मैंने ग्राफ बनाया था और आपको समझाया था, ग्राफ क्या वेव को बनाया था और समझाया था। यहाँ पर बच्चों ये इंटेंसिटी का लेवल है, यहाँ मैक्सिमा का केस है और यहाँ भी मैक्सिमा का केस है। दिस इज मैक्सिमा। बच्चों मैक्सिमा का केस यहाँ भी, मैक्सिमा का सिचुएशन यहाँ भी मिला। जहाँ जहाँ मैक्सिमा हमें मिलेगा बच्चों वहाँ वहाँ इंटेंसिटी तेज सुनाई पड़ेगी और एक मैक्सिमा से अगले मैक्सिमा तक का जो बच्चों यहाँ गैप होता है इसको हम कहते हैं वन बीट। ठीक है, यहाँ पर बच्चों एक मैक्सिमा से अगले मैक्सिमा तक जाने का जो समय होता है उसको हम बीट टाइम पीरियड कहते हैं, ना कि फ्रीक्वेंसी। बच्चों यहाँ पर इसको बीट का टाइम पीरियड कहेंगे। बीट टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 1/बीट फ्रीक्वेंसी, 1/बीट फ्रीक्वेंसी और बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 सेकेंड। यहाँ के अंदर ये मेरे पास आ गया 0.5 सेकेंड। तो करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए बच्चों जो हमारे पास होगा दिस विल बी ऑप्शन बी। यहाँ के लिए बच्चों जो करेक्ट चॉइस हमारा होगा दिस विल बी ऑप्शन बी। ओके, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बच्चों कहा गया है व्हेन स्टेशनरी वेव्स आर सेट अप पिक द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। बच्चों जब स्टेशनरी वेव किसी मीडियम में चलता है तो वहाँ नोड और एंटी नोड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर वो ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा होता है जैसे कि वेव रुका हुआ हो, ऐसा फील होता है जैसे कि वो रुका हुआ हो। तो यहाँ पर बच्चों एक स्टेशनरी वेव की शक्ल में बनाने का प्रयास करूं समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 की बात यहाँ के अंदर हो रही मेरे प्यारे बच्चों। एक स्टेशनरी वेव सपोज करिए मैं ऐसे यहाँ बना रहा हूँ, दो कन्फाइंड मीडियम। यहाँ पर बच्चों स्टेशनरी वेव की जो शक्ल होती है वो कुछ ऐसे होती है। यहाँ पर बच्चों स्टेशनरी वेव का स्ट्रक्चर जो होगा वो ऐसे, यहाँ पर बच्चों कई सारे लूप नुमा ऐसे दिखेगा, ऐसे बनता हुआ प्रतीत होगा, लाइक दिस, ऐसे। यहाँ पर बच्चों देखिए यहाँ का जो मीडियम का पार्टिकल होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से करता है। यहाँ का जो पार्टिकल होगा कम एम्पलीट्यूड से, यहाँ का पार्टिकल होगा और कम एम्पलीट्यूड से। ये जो नोड की पोजीशन जहाँ जहाँ बन रही है बच्चों वहाँ का पार्टिकल बिल्कुल रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, और ये कहलाएगा पोजीशन ऑफ एंटी नोड, जहाँ का पार्टिकल मीडियम का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का एसएचएम कर रहा होगा, उस पोजीशन को हम कहेंगे पोजीशन ऑफ एंटी नोड। अब यहाँ पर नियम ये होता है, रूल ये होता है, क्रमागत दो नोड, लगातार दो नोड के बीच के जितने पार्टिकल होते हैं वो एक ही समय मीन पोजीशन को क्रॉस करते हैं, एक ही समय पीक पोजीशन पे जाके पहुंच रहे होते हैं। यानी कि इन सबका बच्चों जो यहाँ एम्पलीट्यूड होता है वो अलग अलग होता है और यहाँ पर सभी सेम फेज में होते हैं।
लेकिन यहां पर अगले दो नोड की बात करें तो ये सभी सेम फेज में होंगे, लेकिन कंपैरेटिवली अगर यहां में कंपैरिजन किया जाए तो यहां पर इनके बीच में फेज का डिफरेंस 180 डिग्री होगा, ये दोनों फेज में अपोजिट होंगे। लगातार दो नोड के बीच के जितने पार्टिकल होंगे सब सेम फेज में होंगे, लगातार दो नोड के बीच के पार्टिकल सेम फेज में होंगे। लेकिन अगर बच्चों मैं एक लूप में इधर और अगले लूप में इधर देखूं, मतलब एक नोड के इधर और उधर देखूं, तो यहां जो पार्टिकल्स होंगे वो अपोजिट फेज में होंगे। जिस समय यहां पर सारे पार्टिकल मीन पोजीशन को क्रॉस करके अपवर्ड जा रहे होंगे, ठीक उसी समय यहां के सारे पार्टिकल मीन पोजीशन को क्रॉस करके डाउनवर्ड आ रहे होंगे, और ठीक उसी समय यहां के पार्टिकल अपवर्ड जा रहे होंगे। यह सिचुएशन यहां बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखें, ऑप्शन पहला कह रहा ऑल पार्टिकल इन द मीडियम आर इन द सेम फेज ऑफ द वाइब्रेशन एट ऑल टाइम्स एंड डिस्टेंस। नहीं सर, ऐसा नहीं है, यहां पर सभी पार्टिकल सेम फेज में नहीं रहेंगे, गलत बोल रहा है। द पार्टिकल विथ एन इंटरवल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स आर इन फेज। लगातार दो नोड के बीच के जो पार्टिकल हो हैं उनको कह रहा फेज में रहेंगे, मतलब सेम फेज में रहेंगे। बट द पार्टिकल इन टू कॉन्जिक्यूटिव इंटरवल्स, particle in two consecutive intervals are of opposite phase, but the particles in two such consecutive intervals, मतलब ऐसा इंटरवल अगर दो लगातार इंटरवल ले लिया जाए तो उनके बीच में जो पार्टिकल रहेंगे वो अपोजिट फेज में रहेंगे। बिल्कुल सही बोल रहा है। यहां पे बच्चों इस सेंटेंस को फिर से मैं पढ़ देता हूं, ध्यान से समझिए। द पार्टिकल्स विथ एन इंटरवल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स आर इन फेज। बिल्कुल, कॉन्जिक्यूटिव नोड के बीच में जितने पार्टिकल होंगे सेम फेज में होंगे। बट द पार्टिकल्स इन टू सच कॉन्जिक्यूटिव इंटरवल्स आर अपोजिट फेज। लेकिन ऐसे ही दो अगर कॉन्जिक्यूटिव लगातार इंटरवल ले लिए जाएं तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो अपोजिट फेज में होंगे। तो यहां के लिए बच्चों जो करेक्ट चॉइस हमारे पास होगा दिस विल बी ऑप्शन बी। यहां के लिए बच्चों जो करेक्ट चॉइस होगा दिस विल बी ऑप्शन बी। ओके, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन।